हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th का एआई का, वैसे क्लास 9th के लिए भी और बाकी सारी क्लासेस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कम्युनिकेट करने का मतलब होता है अपनी बात को किसी दूसरे को समझाना। मैं अभी आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, यानी कि मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं कि आप कितना बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। बेसिकली क्या है कि आपके दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या थॉट है, आपके जो आइडियाज़ है, फीलिंग्स हैं, वो एक पर्सन या फिर ग्रुप जब दूसरे को वो बात समझा रहा होता है तो बस वही कम्युनिकेशन होता है। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस थ्रू वेरियस मीडियम्स। तो मैसेज का एक्सचेंज हो रहा है। आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे आपके थॉट्स, इमोशंस दूसरे को समझ में आ जाएं। ये बस कम्युनिकेशन होता है। अब कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यही जो दो हेडिंग्स हैं ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में आप लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग अंडरस्टूड। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको किसी की बात समझ में आ रही है और आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, 2-3 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और फिर उससे कुछ उसका रिजल्ट निकल जा रहा है। एजुकेट करना, जैसे मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ, ये भी कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। वर्क प्लेस सक्सेस, क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जब होती है तो काम आसानी से होता है। तो वर्क प्लेस सक्सेस में मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। सोशल इंटरैक्शन, देखिए सोशल इंटरैक्शन होती ही कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से है कि आप अपनी बात दूसरे को समझा पा रहे हैं। तो यही तो सोशल इंटरैक्शन है। सोशल यानी कि समाज से जो आपके बातचीत है, इंटरैक्शन है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आप बातचीत करके, ईमेल करके, टेक्स्ट मैसेज करके, वॉइस नोट भेज करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ना। और नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। जब आप अपनी बात रखेंगे, सामने वाला अपनी बात रखेगा, तो इससे कल्चरल और सोशल बेसिकली डेवलपमेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, एग्जाम में आया हुआ है, रट लेना इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने देखा वर्बल, बोल करके, नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। कई बार हम लोग होता है ना, मम्मी सिर्फ आँख दिखा देती हैं और कि समझ में आ जाता है कि मम्मी कुछ चीज़ करने के लिए मना कर रही हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कि जो चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे आ जाते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। तो देखो कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम यूज्ड एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, ठीक है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन पर डिपेंड करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड, आप बोल करके, लिख करके बताते हैं। इट एनकम्पैसेस फेस टू फेस कन्वर्जेशन, आप फेस टू फेस सामने बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन कॉल पर बातचीत कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, बेसिकली जैसे ईमेल लिखा जाता है ना, लेटर्स लिखे जाते हैं, रिपोर्ट लिखी जाती है। वो भी एक तरीके से क्या होता है कि एक इंसान बाकी लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड कन्वेइंग मैसेजेस विदाउट वर्ड्स, बिना बोले, बिना वर्ड्स के मैसेज को कन्वे करना। इट इन्वॉल्व बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड टोन ऑफ वॉइस, है ना, कि गुस्से में बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। तो कई बार सिर्फ हाथ उठा करके भी ये किया जा सकता है। तो नॉन वर्बल क्यूज कैन ऑफन कन्वे इमोशन एंड एटीट्यूड मोर इफेक्टिवली दैन वर्ड्स अलोन। तो कई बार सिर्फ हाथ से एक तरीके से रोक देना ही बोलने से ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आप अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखाते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन क्या हो गया, जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ग्राफ्स देख रहे हैं, विजुअल एलिमेंट इंफॉर्मेशन जब कन्वे करते हैं। इसमें चार्ट, ग्राफ, वीडियो,
फोटोग्राफ सिंपल्स अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे कि ऐसे करके है ना स्टॉप का साइन, या फिर ऐसे हाथ से रोका जाता है। तो ये सारे विजुअल कम्युनिकेशंस होते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में ले लो, है ना। अब कम्युनिकेशन साइकिल, तो यहाँ पर कि भाई रिसीवर है, सेंडर है, तो सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, फिर वो एनकोडर से एनकोड हो रहा है, चैनल में कुछ नॉइज़ होती है उसको क्लियर किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा, और फिर मैसेज जो है वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल है। यहाँ पर ना हम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, इसका एलैबोरेट डिस्कशन भी जल्दी ही आ जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुए, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो सेंडर क्या हुआ, द सेंडर इज़ द इंडिविजुअल, या फिर ग्रुप हो सकता है, या फिर एंटिटी, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बेसिकली जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है ना, वो सेंडर होता है। सेंडर यानी कि भेजने वाला हो गया। मैसेज, द मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन, आइडिया और कॉन्टेंट दैट द सेंडर वॉन्ट टू कन्वे। तो कोई मैसेज भेज रहा है, अब मैसेज क्या है, एक आइडिया है ना, या फिर कोई कॉन्टेंट है जो कि भेजा जा रहा है सेंडर के द्वारा, अपना कोई मैसेज वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। चैनल, द चैनल इज़ द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, किसके थ्रू किया जा रहा है, वो उसका चैनल हो गया। रिसीवर, द रिसीवर इज़ द पर्सन, ग्रुप और एंटिटी टू हुम मैसेज इज़ डायरेक्टेड, है ना, कि भाई किसको भेजा जा रहा है। फिर उसके बाद फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स और रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय रिसीवर। तो फीडबैक दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपने जो बात मेरे को बताई थी, मेरे को इस तरीके से समझ में आ गई है। तो जब जो मैसेज को रिसीव करता है वो बात अगर समझ जा रहा है तो अपना फीडबैक देता है कि हाँ ठीक है, या फिर ठीक है नहीं, जो भी उसकी मर्जी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ है बहुत बार, कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन, इनके फ़ायदे और इनके नुकसान। तो देखो, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो तो डायरेक्ट होती है और इमीडिएट होती है, आप बिल्कुल सामने हैं और आप अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, है ना। इफेक्टिव होती है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ के लिए, अगर बहुत लंबी चौड़ी बात समझानी है तो इशारे करके नहीं समझाई जा सकती, आपको उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। अलाउज फॉर रियल टाइम फीडबैक, ठीक है ना, डिस्कशन होता है ना, मैं आपको समझा रही हूँ, है ना, या फिर जिससे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आपके दोस्त ने कुछ बोला रियल टाइम में, फिर आप लोग उसका कुछ रिप्लाई दे सकते हैं, तो ये होता है रियल टाइम फीडबैक होता है। प्रिसीशन और क्लैरिटी, क्लियरली आइडिया समझ में आ जाते हैं। वेल सूटेड फॉर इन डेप्थ डिस्कशन, सूटेड फॉर इन डेप्थ डिस्कशन, जब बहुत ज़्यादा गहरी डिस्कशन करनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। तो इसके फ़ायदे हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। अब इसके नुकसान क्या है, पोटेंशियल फॉर मिस इंटरप्रिटेशन, कोई आपकी बात गलत भी समझ सकता है। लिमिटेड फॉर कन्वेइंग इमोशन, इमोशंस अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते हैं जितने आप एक्सप्रेशन से कर पाते हैं। लिमिटेड यूज़ फॉर ऑडियंस, तो जो सुन रहा है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इमोशंस और एटीट्यूड जो होता है वो इसमें ज़्यादा कन्वे किया जाता है। यूनिवर्सल होता है, क्योंकि भाषा तो हो सकता है कि हिंदी सबको ना समझ में आए, इंग्लिश सबको ना समझ में आए, बट इशारे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली सबकी समझ में आ जाती है, तो ये यूनिवर्सल होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अफन मोर क्रेडिबल, कई बार इशारे ज़्यादा हम अच्छे से समझ पाते हैं और ज़्यादा क्रेडिबल होते हैं, ज़्यादा भरोसे के लायक होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज रेनफोर्स वर्ड्स, तो नॉन वर्बल, अच्छा चुप हो जाओ और इस इशारे कर देना, वो वर्ड्स के बराबर कई बार हो जाता है। कैन बी यूज्ड व्हेन वर्ड्स फेल, जब भाषा से बात ना चले तो इशारों से कई बार काम हो जाता है। डिसएडवांटेज, मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई गलत समझ सकता है। प्रिसाइज डिटेल, बिल्कुल बारीक वाली डिटेल आप नहीं बता सकते इसमें। फिर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, है ना, उससे भी जो है इफ़ेक्ट हो जाता है। अब विजुअल कम्युनिकेशन कन्वे कॉम्प्लेक्स डाटा, ग्राफ वगैरह ना, कि ये 10 सालों में इतनी ग्रोथ आ गई या फिर इतनी प्रॉब्लम आ गई। और एनहांसेस मैसेज रिटेंशन, हम लोग जो ग्राफ में है ना इस तरीके से देखते हैं तो हमारा मैसेज रिटेंशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अपील्स टू विजुअल लर्नर्स, तो जो है ना, जो चीज़ हम देखते हैं ना कई बार वो हमें ज़्यादा याद रहती है और ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को केटर कर सकते हैं।
और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग आसानी से इस पर दिखा सकते हैं। कई बार कॉन्टेक्स्ट ना हो तो मिसलीडिंग भी हो सकता है, हमें पता ना हो कि क्या चल रहा है तो हमें को समझ ही नहीं आएगा ग्राफ देख करके, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप ग्राफ्स में और टेबल में नहीं दिखा सकते। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वर्बल और नॉन वर्बल विजुअल कम्युनिकेशन के, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अब ये है ना डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स क्या क्या होते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है कि बेसिकली मैं हिंदी बोल रही हूँ, अगर कोई कन्नड़ भाषी है उसको हिंदी नहीं आती तो उससे मेरी बात समझ में नहीं आएगी और मुझे उसकी बात समझ में नहीं आएगी, तो यही होती है लैंग्वेज बैरियर। कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं? वेरिएशन इन कल्चरल नॉर्म्स, कि कस्टम किसी का अलग है ना। कई बार एक ही शब्द का मतलब अलग अलग होता है, इशारों का मतलब भी कल्चर में अलग होता है, तो ये भी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। फिजिकल बैरियर, फिजिकल ऑब्स्टिकल जैसे कि डिस्टेंस हो गया, नॉइज़ हो गई, एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई, कैन मेक इट डिफिकल्ट टू हियर और कन्वे मैसेज इफेक्टिवली। कई बार ना प्रॉब्लम्स आ जाती है ना नेटवर्क वगैरह में, वो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स रिलेटेड टू माइंडसेट और इमोशन ऑफ कम्युनिकेटर। कई बार क्या होता है, हम दुखी होकर भी कोई बात कर रहे हैं और सामने वाला सोच रहा है इतना निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है उसका स्टेट ऑफ माइंड खुशी वाला हो, तो इसीलिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। परसेप्शन बैरियर क्या होता है? पीपल परसीव एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो सकता है अलग रहे हो मेरी लाइफ से, मैं अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव में आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ और हो सकता है आप कुछ और समझ रहे हैं, या आप जो समझ रहे हो वो कई बार हो सकता है मैं बोल ही नहीं रही हूँ, है ना। तो ये होता है परसेप्शन, कि आप किस तरीके से उस बात को ले रहे हैं। सिमेंटिक मिस्टेक्स हो जाती है ना वर्ड्स की, फ्रेजेस की, सिंबल्स की, ये हमारे सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं कि वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इंक्लूड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, हायरार्की, रेड टेप विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की भाई जी आपको ईमेल पहले मैनेजर को भेजना है, फिर जीएम को भेजना है, फिर डायरेक्टर को भेजना है। हायरार्की भी यही होती है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ठीक है, लेवल्स बने होते हैं, ये हायरार्की होती है। रेड टेपिज्म कि भाई आपने अपनी इन्फॉर्मेशन तो आपने तो मेल कर दिया, बट वो जिसके पास पहुंचना था वो कितने लेट पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में। कंपनीज में बैरियर प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो कंपनी में ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये हमारे क्विक नोट्स थे, फटाफट से हमने ना बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की ने समरी थी या फिर नोट्स थे, आप इसको फटाफट रिवीजन के लिए ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया, और हाँ इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान। एआई का अब हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, अब हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन स्किल कवर किया था। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप खुद को कितना इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स रेफर टू सेट ऑफ एबिलिटीज़ दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली कंट्रोल देयर थॉट, बिहेवियर एंड इमोशंस। हाँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर जा करके आपको बहुत सारा एक तो मटेरियल मिलने वाला है, क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, आप जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ज़रूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है वो एबिलिटी, आपकी वो क्षमताएं जिससे आप अपने थॉट्स को, अपने व्यवहार को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। These skills are crucial for achieving personal and professional goals। तो ये जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, थॉट, बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करने की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपको अगर प्रोफेशन में बहुत अच्छा करना है तो। मेंटेनिंग वेलबींग एंड अडेप्टिंग टू वेरियस लाइफ चैलेंजेस का, जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करने के लिए अच्छे से वेल मेंटेनेंस, आपकी लाइफ बैलेंस में चलती रहे, उसके लिए ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डोमेन्स क्या क्या आता है इसमें, तो देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा, फिर सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा, है ना, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो भी इसका ही पार्ट है। फिर सेल्फ रेगुलेशन में हम दो फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये देखिए ये वाला जो टेबल है ना सेल्फ मैनेजमेंट का, इसको ना आप लोग याद कर लीजिए, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना डोमेन्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, तो इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई चीज़ आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हाट इज़ स्ट्रेस?
टेंशन, जिसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, मैं थोड़ा परेशान हूँ, ये स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इज़ द वे आवर बॉडी एंड माइंड रिस्पॉन्ड एंड प्रिपेयर टू हैंडल डिमांडिंग और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन आवर लाइफ। तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, हैंडल कर रहा है जो मुश्किल भरी स्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, वही हमारा स्ट्रेस होता है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से अगर हम परेशान हो रहे हैं तो वही स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, है ना। मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या होंगी? दिस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, कोप विद एंड रिड्यूस स्ट्रेस इफेक्टिवली। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूड, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है कि आप पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ में आए कि हाँ भाई आप परेशान हैं। कई बार तो देखो बच्चों ऐसा होता है कि हमें यही समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम परेशान हैं और हमारी परेशानी का कारण क्या है। अगर हमें कारण ही नहीं समझ में आएगा तो फिर हम उसको ठीक करने का सोचेंगे कैसे, ट्राई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम रिकॉग्नाइज़ करें कि हम परेशान हैं, फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट स्किल्स आएँ कि कैसे हम उसको कोप करेंगे, फिर स्ट्रेस को कैसे हम लोग इफ़ेक्टिवली कम कर सकते हैं। तो हैव अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट लें, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, सिर्फ जंक फूड ना खाएं। एक्सरसाइज करें, है ना, वॉक पर जाएं और योग प्रैक्टिस करें, अलग अलग टाइप की रनिंग कर सकते हैं। रेस्ट करें, अच्छी नींद लें, मेडिटेट करें। देखिए मेडिटेशन बोलना बड़ा आसान होता है बट हमें किसी को भी नहीं पता होता है कि मेडिटेशन करनी कैसे होती है। मेडिटेशन ना कई सारे टाइप्स की होती है। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओमकार का जाप कर सकते हैं, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भी मेडिटेशन के ही फॉर्म्स हैं। सिर्फ आप बैठें आंखें बंद करके और अपनी सांसों पे ध्यान दें, ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। फिर आप क्या कर सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? गो टू वेकेशंस एंड हॉलीडेज़, टेक वॉक्स इन नेचर, है ना, पार्क वगैरह में वॉक करने जा सकते हैं। स्पेंड टाइम इन हॉबीज़, जो भी काम करना आपको पसंद है उसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, जो भी आपके इमोशंस है उसको समझना, उसको मैनेज करना। वर्क इंडिपेंडेंटली, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो खुद से उस काम को ट्राई करने का सोच सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है देखो सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप अपने बारे में कितना जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन स्ट्रेंथ, weaknesses, values and emotions. Self-aware individuals are better equipped to control their behaviors and reaction. देखो सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी, कहते हैं ना इंटरव्यू वगैरह में आपने देखा होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, और इस चीज़ में मतलब मेरा थोड़ा हाथ खिंचा हुआ है, तंग है, मेरे को नहीं आता है। जब हमें ये पता होता है ना तो फिर ना हम अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं और जिसमें हम अच्छे हैं उसको हम और अच्छे के लिए भी काम और बेटर कर सकते हैं। तो यही होता है सेल्फ अवेयरनेस और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एक्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस ये होता है फाइंड योर स्ट्रेंथ, फाइंड योर वीकनेस, फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ सराउंडिंग यू या फिर अराउंड यू, फाइंड थ्रेट्स एंड ट्रिगर्स दैट आर अ हिंड्रेंस। तो बेसिकली अगर आपको पता है कि जैसे सपोज करो आपको पता है कि आपकी साइंस अच्छी है, तो अब आप साइंस ले सकते हैं। अगर आपको पता है आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप लैंग्वेज वाले फील्ड में जा सकते हैं, अपने आसपास उसके अकॉर्डिंग ही अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। थ्रेट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ट्रिगर्स क्या है, ये सब भी आप उससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन की आप खुद से ही कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन रेफर्स टू एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ टू वर्क टूवर्ड गोल्स एंड परसिस्ट इन the face of obstacles. It involves setting goals, staying focused and maintaining enthusiasm and determination. अरे भाई बेसिकली कि जी वो तो ना कि आप सब कर सकते हैं, सब आसान है, और ये सब की आपको अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो कितना परसिस्टेंटली, कितना डट करके आप उनका सामना कर पा रहे हैं, यही होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो फाइंड एंड लिस्ट योर मोटिव्स कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी इच्छाएं क्या हैं। फाइंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो अगर आप कई बार जैसे होता है ना हम परेशान होते हैं, हम म्यूज़िक से बहुत अच्छी हीलिंग होती है, कई बार बुक्स से हो जाती है, कई बार हम कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं उससे हम लोगों को अच्छा फील होने लगता है ना, तो ये हो सकता है। थिंक एक्सपेंसिव थॉट, हम अपने थॉट्स का दायरा कि भाई जो हो रहा है कहते हैं ना अच्छे के लिए हो रहा है, आगे हम कुछ और अच्छा करेंगे, तो ये होता है एक्सपेंसिव थॉट्स। एक्सपेंसिव महंगा वाला नहीं, एक्सपेंसिव फैलने वाला।
लिव फुली इन द प्रेजेंट मूवमेंट, टू हैव बिग ड्रीम्स। ये होता है सेल्फ मोटिवेशन कि भाई अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है हम उसमें रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। सेल्फ मोटिवेशन इंटरिंसिक भी हो सकता है और इंटरिंसिक भी हो सकता है। बेसिकली अंदर से भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं या फिर आप बाहर की कुछ चीज़ों की भी सहायता ले सकते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि बाहर की चीज़ें क्या हैं, आपने सॉन्ग सुन लिए है ना, आपने कोई बुक पढ़ ली, आपने कोई मोटिवेशन स्पीकर सुन लिया, किसी से बात कर ली। इंटरिंसिक है कि जैसे कई बार लोग लिखते हैं ना, डायरी लिखते हैं और उससे कई बार हीलिंग हो जाती है। और ये भी बहुत एक अच्छी टेक्निक होती है। आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं तो आप उसको लिख लीजिए कि भाई ये मेरी परेशानी का कारण है, और फिर कई बार आप उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितनी हमने अपने दिमाग में हवा बना रखा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड रेफर्स टू एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस ओन थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स एंड इम्पल्स इन वेरियस सिचुएशन। तो सेल्फ रेगुलेशन होता है कि भाई आप कितना खुद को मैनेज कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स पे आपका कितना कंट्रोल है, आपके बिहेवियर पे, इम्पल्सेस मतलब आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आपका कितना कंट्रोल है, ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। इसमें जैसे कि स्मार्ट है ना, गोल सेटिंग आता है, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग क्लियर एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, सेटिंग स्मार्ट गोल इज़ अ कॉमन अप्रोच टू इफेक्टिव गोल सेटिंग। बेसिकली स्मार्ट गोल आप लोगों को बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, जो अचीवेबल है, जो आप कर सकते हैं। तो स्मार्ट, एस से इसमें स्पेसिफिक है, एम से है मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलिवेंट और टी से इसमें आ रहा है हमारा टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक, गोल्स शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियरली डिफाइंड, यानी कि बिल्कुल पर्टिकुलर गोल होना चाहिए कि जी हमें तो यही करना है। जैसे आप अभी 10th क्लास में आए हैं, आप सोच लें कि जी मुझे 95% जो है वो स्कोर करना है। मेजरेबल, गोल शुड इंक्लूड measurable criteria for tracking progress and determining when the goal has been achieved। तो आपको ट्रैकिंग क्राइटेरिया कि आपके क्लास टेस्ट हैं तो जी इतने नंबर मेरे अगर आ रहे हैं ये वाला, या फिर चैप्टर 1 है मेरा अगर एआई का, या चैप्टर 1 मेरा साइंस का है, एसएसटी का है, वो मैं कितने टाइम में, जैसे अप्रैल है तो हर बुक का मैं कम से कम दो चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करने ही हैं, है ना, तभी तो फिर नवंबर तक कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आके आप रिविजन कर पाएंगे। तो आपने मेजर कर लिया। अचीवेबल होना चाहिए, ये नहीं है कि जी भाई मैं तो मैथ्स का पूरा चैप्टर आज एक ही दिन में कंप्लीट कर दूंगा। अचीवेबल, रियलिस्टिक और अटेनेबल गोल्स आप लोगों को हमेशा बनाने हैं। इस तरीके के गोल्स नहीं बनाने कि भाई कुछ भी चल रहा है टाइप्स नहीं। रेलिवेंट होना चाहिए, गोल शुड बी रेलिवेंट टू योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड अलाइंड विद योर वैल्यूज़। रेलिवेंट का मतलब है कि भाई ठीक ठाक होना चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना कि मैं 95%, तो उस हिसाब से ही आपको अपना काम भी करना है। टाइम बाउंड कि भाई 1 महीने में मुझे इतना करना है। गोल शुड हैव अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और डेडलाइन फॉर कंप्लीशन कि भाई इतने टाइम में करना है, क्योंकि क्लास टेस्ट है उसमें को इतने नंबर अचीव करने हैं, और अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो इतना ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। यही होती है गोल सेटिंग की स्मार्ट टेक्निक। तो ये हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया चैप्टर का। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, एआई क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, मेरे से भी आप वहाँ पर पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, देखिए एंटरप्रेन्योर का बेसिकली मतलब ना व्यापारी ही होता है, जो कोई एक बिजनेस सेटअप करता है, खुद को तो एम्प्लॉय करता ही है और साथ ही साथ वो हमारे देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है और दूसरे लोगों को भी नौकरी प्रोवाइड करता है। तो एंटरप्रेन्योर्स रन देयर बिजनेस इन अ मार्केट। द मार्केट हैज़ पीपल हु बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड पीपल हु sell them also. When people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involved makes money. तो धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, मार्केट में जाकर के मान लीजिए कि आपने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज करिए आपने अपना टॉफ़ी का ब्रांड लॉन्च किया, आप टॉफ़ीज़ बेच रहे हैं, आपकी टॉफ़ी बिक रही हैं, उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चर होगा जो वो टॉफ़ी को बना रहा होगा, कोई और दुकान का सेलर भी होगा जो उसको बेच रहा होगा, तो एक पूरा का पूरा ना इकोसिस्टम बन जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा
मार्केट में पैसा भी जनरेट हो रहा होता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही होती है। What do entrepreneurs do when they run their business? अब बिजनेस जब चल रहा होता है तो एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या करते हैं? फुलफिल कस्टमर नीड्स। तो बेसिकली अगर हम टॉफ़ी का ही एग्जांपल लें तो बच्चों को किस टाइप की टॉफ़ी पसंद है ना? दे यूज़ देयर क्रिएटिविटी टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया दैट विल मीट दैट डिमांड। बच्चों को रंग बिरंगी, मीठी मीठी, खट्टी मीठी, है ना, किसी को अलग अलग टाइप की टॉफ़ीज़ पसंद होती हैं। तो जो कस्टमर की नीड्स और डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट बनाता है। यूज़ लोकल मटीरियल। एंटरप्रेन्योर यूज़ द मटीरियल एंड पीपल अवेलेबल अराउंड देम टू मेक प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। क्योंकि प्रॉफिट जनरेट करना है तो इसीलिए जो लोकली मटीरियल अवेलेबल होता है उसका ही इस्तेमाल करके और आसपास के लोगों की ही मदद लेकर के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। हेल्प सोसाइटी। सोसाइटी की हेल्प होती है। Some entrepreneurs work towards saving the environment. Some give money to build schools and hospitals. तो environment बचाने, जैसे कि अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया तो environment बचाने के लिए भी काम करते हैं। कई बार तो एंटरप्रेन्योरशिप के जो आइडियाज़ ही होते हैं वही environment को बचाने वाले होते हैं, जैसे कि किस तरीके से जो कूड़ा है वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्रिएट जॉब्स, है ना, ऑब्वियसली जॉब तो क्रिएट करते ही हैं। लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। As more entrepreneurs sell the same product, the price of the product goes down. तो बहुत सारे लोग अगर सेम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाता है और क्वालिटी भी हमें कई बार देखने को अच्छी मिल जाती है। क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एक जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो क्वालिटीज़ बेसिकली देखो, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो हार्डवर्क तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वालिटी हो जाती है ना, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उस प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए ही चाहिए। इंडिपेंडेंस, यानी कि आपके पास स्वतंत्रता होनी की ज़रूरत है। आप अपना काम कर रहे हैं तो किसी से के बहुत ज़्यादा अंडर नहीं करेंगे, आप अपने खुद मालिक बनना चाहेंगे। एनर्जेटिक और सेल्फ कॉन्फिडेंट। एनर्जी के बिना तो काम चलने नहीं वाला है ना, और कॉन्फिडेंट तो होना ही पड़ेगा अगर अपना काम करना है तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास। अब आता है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शन, क्या क्या काम जो होते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर को करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। तो टॉफ़ी की फैक्ट्री है, छोटा सा कारखाना है, तो एक लैंड होगा, उस लैंड पे मशीन होगी, मशीन पे काम करने वाले कुछ लोग होंगे, कुछ रॉ मटेरियल आएगा, इस सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाना और ये सारा का सारा काम कैसे चल रहा है इसको मैनेज भी करना, ये एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है। टेकिंग रिस्क। अब एक टाइप की तो टॉफ़ी बनेगी नहीं, अलग अलग फ्लेवर्स की बनेगी, कोई फ्लेवर चलेगा कोई फ्लेवर नहीं भी चलेगा, तो भाई रिस्क भी लेना पड़ता है। इनोवेशन, आप मैंगो वाइट ही नहीं बेच सकते ना, आपको कुछ इनोवेशन भी तो लाना पड़ेगा, यानी कि कुछ नया भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, तभी तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा चलेगा। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, फिलहाल हम टॉफ़ी बनाने का ही एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि उस टॉफ़ी से बच्चों को सिर्फ नुकसान ही हो रहा हो, कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसमें नई ऐड करी जाए। फाइनेंसिंग, यानी कि पैसा। अब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए ही रहेगा ना, तो पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। प्लानिंग, अब आप इतना काम कर रहे हैं तो कि भाई कहाँ सेटअप करेंगे, कौन सी मशीन आएगी, कितने लोग काम करेंगे, फिर जब बन जाएगी तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसको सेल कैसे किया जाएगा, मार्केटिंग कैसी होगी। ये लीडरशिप क्वालिटी तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, तभी आप ये सारा काम कर पाएंगे। कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बात आप अपने सारे वर्कर्स को और हर किसी को समझा रहे हो तो वो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो होना ही पड़ेगा। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, नई चीज़ लेकर के आता है। ब्रिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट। तो एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं जो नई सर्विस मार्केट में लेकर के आ रहे होते हैं। एजेंट्स रोल, द एजेंट्स ऑफ चेंज। दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, सॉल्व प्रॉब्लम, ऑफर इफेक्टिव सॉल्यूशन, एस्टैब्लिश एंड
enterprises set up industries bring positive change for the economy. आपने देखा होगा शार्क टैंक, अगर नहीं देखा तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके शार्क टैंक देख सकते हैं। उस पर जितने भी लोग आ रहे होते हैं ना डील लेकर के कि हमें पैसे दे दो, फाइनेंसिंग कर दो, वो सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और उसमें जो शार्क्स हैं, जो पैसा उनको दे रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो अब बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं। कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तो एक होता ही है ना एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो देखो ना काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर काम भी प्रोवाइड कर रहा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर्स की तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, नहीं तो देश में बिजनेसेस कैसे, नई इनोवेशन कैसे आएगी। फ्री मार्केट इवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल with increase in digital services, entrepreneurs have created companies that offer many home delivery services such as grocery, restaurant food, clothes, एक्सेसरीज एक्सेट्रा। अब क्योंकि होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए ग्रोसरी, जैसे कि ग्रोसरी ब्लिंकिट है ना, 10 मिनट में ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, 10 मिनट में खाना आ जाता है। रेस्टोरेंट फूड जैसे कि जोमेटो है ना, स्विगी, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी आपका फेवरेट फूड है आप घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। कपड़े मंगा सकते हैं ना, मिंत्रा है और जूडियो है, बहुत सारे हैं। एक्सेसरीज़, कोई सा भी सामान, बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही ये जो है ना, ये सारे के सारे इनको स्टार्टअप बोलते हैं। ये बहुत छोटे से स्टार्ट होकर के काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और अब हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यू वैल्यू, समटाइम्स एंटरप्रेन्योर्स चूज़ एथिक्स ओवर प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर एथिक्स, ये तो देखो मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से आप काम करें। नया मार्केट, entrepreneurs can often redefine the rules of established industry. They do this by creating new market for existing products and slightly innovating in small ways to suit the need of new target market. यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो कि जैसे नेल आर्ट है ना, नेल आर्ट आजकल क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बट कुछ छोटे छोटे से स्टार्टअप्स आ गए हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेस आ गए हैं जो आपको बिल्कुल ना बने बनाए जो है नेल्स देते हैं। और जैसे नेल आर्ट बाहर जाओगे तो 1200-1500 में होती है, और वो आपको 500-600 रुपये में नेल एक्सटेंशंस घर पे प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लगा रहे हैं। तो ये नई इनोवेशन है ना, नया वे है उसी सेम मार्केट को केटर करने का। जैसे कि टेलर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए तो क्या आने लगे, बिल्कुल बने बनाए सूट आने लगे, सिरे सिलाए। अब एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के फ़ायदे क्या हैं। इंडिपेंडेंस है, एंटरप्रेन्योर इज़ हिमसेल्फ अ बॉस और ओनर एंड ही कैन टेक ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, क्योंकि खुद बॉस होते हैं आप, तो अपना जो भी आपको डिसीजन लेना है, काम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन, देखिए अपने लिए भी वेल्थ बनती है और देश के लिए भी पैसा बनता है। एम्बिशन फुलफिलमेंट, थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप वन कैन फुलफिल हिज एम्बिशंस इनटू ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो जो आपने सोचा है आप वो प्रोडक्ट भी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बना सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला पार्ट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। वेलकम बैक टू लर्नरबी, आई एम शिवानी चौहान। एआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है आईसीटी स्किल्स। आइए पढ़ते हैं इसको, और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ना, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT means variety of technological application in the process and communication of information। तो बहुत सारी जो हम लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं ना कम्युनिकेट करने के लिए, वो ICT में आती हैं सारी। ICT डील्स विद ऑल दोज टूल्स एंड कॉन्सेप्ट दैट आर रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग, सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो हम लोग स्टोर करते हैं, है ना, हार्ड ड्राइव्स में, PD में भी स्टोर करते हैं, उनको फिर रिकॉर्ड किया जाता है और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। ये सारा का सारा ICT में आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, है ना, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। द फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। ये मशीनरी होती है कंप्यूटर की। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, बट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वजह से ही काम करता है।
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, फोटोशॉप, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट बेसिकली मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर और द कंप्यूटर हार्डवेयर. तो जो हमारा एक्चुअली काम चल रहा होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल रहा होता है. वो सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर दोनों को मैनेज करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन मैनेज द overall resources and operations of the computer. There are various type of operating system, है ना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है एक्चुअली जो सारे के सारे काम कर रहा है. कई सारे टाइप के होते हैं, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग और मल्टी. अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे यूज़र्स को एक ही टाइम पर अलाउ करता है काम करने के लिए, जैसे कि यूनिक्स, लाइनक्स, ओएस, है ना. और सिंगल यूज़र जो है वो एक टाइम पर एक ही टास्क परफॉर्म होता है और सिंगल यूज़र ही उसको कर सकता है, जैसे डॉस हुआ करता था पहले के ज़माने में. सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग. ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूज़र जो है परफॉर्म कर सकता है एक से ज़्यादा टास्क. अब अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो रियल टाइम ओएस. सच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ which need to be done precisely at a specific time. For example, launching a satellite in the designed orbit at a precise time interval or an aircraft control system. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की भाई इसी पर्टिकुलर टाइम पर माइक्रो सेकेंड तक इसको मैनेज किया जाता है. जैसे कि मान लीजिए सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो रही है तो बिल्कुल प्रिसाइज टाइम पर, इसी टाइम पर इसको किया जाएगा. तो ये रियल टाइम ओएस आता है. डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस होता है. द ओएस मैनेजेस मल्टीपल कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क एंड मैनेजेस यूजर्स एंड रिसोर्सेज ऑन देम. जैसे कि विंडो सर्वर हो गए, है ना, उबंटू. तो जो हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो हमें बताया जा रहा है फिलहाल यहाँ पर. और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, एंड्रॉयड होता है फ़ोन्स में, iOS होता है आईफोन्स में, और सिम्बियन और विंडोज़ वाले फ़ोन भी आते हैं ना. मतलब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, तो या तो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होते हैं या तो iOS यूज़ कर रहे होते हैं. तो एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लाइनेक्स कर्नल एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्राइमरीली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेज सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट, है ना. एंड्रॉयड के बारे में तो पता ही होना चाहिए ना, क्योंकि हम फ़ोन में यही यूज़ करते हैं सब. मोस्टली आईफोन है तो उसमें एप्पल iOS चलता है, तो iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वो एप्पल इंक ने डेवलप किया है. ऐसे विंडो वाले फ़ोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई यूज़ में आते नहीं है. सिम्बियन ये तो बहुत ही कम और भी यूज़ होता है. चलो, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ओएस के जो हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ये आ सकता है मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, डिवाइस मैनेज करना, फाइल सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स. तो आप देखेंगे बेसिकली जो भी काम चल रहा है ना आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में, वो सारा का सारा काम एक्चुअली हो कहाँ पर है? हमें तो स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने कुछ कमांड दे दी और काम हो रहा है, बट वो हमारे सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर कर रहा होता है. क्रिएटिंग अ फाइल और अ फोल्डर. अब देखिए ये तो कि फ़ाइल और फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एग्जांपल भी दिया हुआ है. कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर आपने ओपन किया, फिर उसके बाद आपने लोकेशन या फिर ड्राइव पर गए जहाँ पर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं. फिर ब्लैंक एरिया पर, है ना, राइट क्लिक कर दिया, उसमें मेन्यू अपीयर होगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा सब मेन्यू में कि फ़ाइल और फोल्डर का ऑप्शन आएगा, न्यू फोल्डर क्रिएट. ये आई होप आप सब लोगों ने किया होगा. राइट क्लिक करके साइड में ही ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाकर के फ़ोल्डर पर क्लिक कर देंगे, कहीं पर भी ब्लैंक एरिया में आप लोग कर देंगे तो फिर फोल्डर क्रिएट ईजिली कर सकते हैं. फाइल या फिर फोल्डर आराम से बन जाता है. ये इंपॉर्टेंट है कि फ़ाइल और फोल्ड में डिफरेंस क्या होता है, फाइल और फोल्डर में. तो फाइल इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज. फोल्डर क्या होता है? इसमें काफ़ी सारे और भी फोल्डर्स आ जाते हैं और बहुत सारी सिंगल फाइल्स भी हम लोग एक फ़ोल्डर में डाल करके रख देते हैं. इसका नेम और एक्सटेंशन भी होता है फाइल का, है ना, क्योंकि एक फ़ोल्डर में काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं और फोल्डर में सिर्फ उसका नाम होता है क्योंकि उसके अंदर फाइल स्टोर की जाती है.
तो ये ही हम लोगों का था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। अब हमने जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला पार्ट है ना, ये हमारा हो गया है। अब आगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू एआई करेंगे। ये इंट्रोडक्शन टू एआई है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, आपके वाइवा वगैरह में भी सब इसी से आना है। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू लर्नर बी। ये पार्ट है ग्रीन स्किल्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर है वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी तो हेल्प करना चाहिए ना। तो वेलकम टू लर्नर बी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर आपको और भी बहुत सारा मटीरियल मिल जाएगा। मेरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर जा करके, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। एज द ह्यूमन रेस प्रोग्रेस्ड वी नेग्लेक्टेड द वाइटैलिटी ऑफ नेचर इन आवर लाइफ। हम लोग इतना ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नेचर जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको हमने वैल्यू देनी बहुत ही कम कर दिया है। इन परस्यूट टू फुलफिल आवर अनएंडिंग वांट्स वी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द नेचर दैट हैज़ रिजल्टेड इन व्हाट वी सी टुडे द स्कार्सिटी, यानी कि कमी। अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि बैंगलोर में इस समय वाटर क्राइसिस कितनी ज़्यादा बुरी हालत में है। बैंगलोर को हम साइबर सिटी कहते हैं, है ना, और बिल्कुल मतलब वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, बट वो ना सस्टेनेबल तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, तो बहुत सारी चीज़ों की स्कार्सिटी यानी कि कमी आ रही है। तो हमें नेचर को ना एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सकें। There is scarcity of clean water to drink, scarcity of pure air to breathe, scarcity of unadulterated food, rising issue of ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो बेसिकली जो एसएसटी में है ना, आपके चैप्टर 1 में भी ये वाली चीज़ है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है उसमें भी है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू, क्योंकि हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। इतनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इतने व्हीकल चल रहे हैं, है ना, तो हवा भी गंदी होती जा रही है, साफ़ खाना नहीं है खाने को, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलप अ हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिकली वायबल सोसाइटी। तो हेल्दी सोसाइटी हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, यानी कि इकोनॉमिकली वायबल होने का मतलब होता है कि भाई पैसा वैसा जो है ना वो सबके पास रहे, ठीक ठाक चलता रहे, और सोसाइटी मतलब आप बिल्कुल ऐसा ना हो कि ख़त्म ही कर दो फ्यूचर जनरेशन के लिए। जुडिशली यानी कि अच्छे से यूटिलाइज करना रिसोर्सेज एंड एंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन की, फ्यूचर की जनरेशन भी इस्तेमाल कर सकें। सम कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर आवर होम एंड वर्क प्लेस। कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट सोर्स, है ना, होता है ना कि कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डब्बों में डालना, यही होता है सेग्रीगेट करना, यानी कि विभाजन कर देना वेस्ट का अपने सोर्स पर ही। यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हम लोग जो कोयले से बिजली जनरेट करते हैं उससे बहुत पोल्यूशन होता है। यूजिंग द वेस्ट वाटर आफ्टर आरओ में कितना पानी वेस्ट होता है ना, तो उसको दोबारा से इस्तेमाल करना। रिट्रीटिंग द वेस्ट वाटर फॉर रीयूजिंग इन वॉशरूम, तो वेस्ट वाटर को रिट्रीट करके वॉशरूम्स में दोबारा इस्तेमाल करें। कंजर्विंग रेन वाटर टू बी यूज्ड इन डेली वर्क, तो रेन वाटर को कंजर्व करें। तो इस तरीके से हम लोग वेस्ट को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। Everyone in the world today is talking about measures to curb these rising problems. There are world summits being organized to find a solution to these global problems. And the solution to these problem is only sustainability. तो हर कोई दुनिया में बात कर रहा है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वर्ल्ड समिट हो रही हैं ना, अलग अलग टाइप की। ज्योग्राफी चैप्टर 1 में अर्थ समिट्स के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, ब्रेडलैंड कमीशन वगैरह के बारे में है, तो सब बात कर रहे हैं, बट आंसर है सस्टेनेबिलिटी की। भाई इतना बर्बाद मत करो चीज़ों को। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी कहती है एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट स्टेडी लेवल, कि भाई आगे के भी चलता रहे, बर्बाद ना हो जाए सारा, यही सस्टेनेबिलिटी होती है। Sustainability focuses on how human beings can live in peace and harmony with nature without creating ecological disturbance. The aim is that we visualize the long-term impact of our actions
on environment and take corrosive measure to maintain balance between our demands and the supply of natural resources। तो ह्यूमन बींग्स जो है ना वो शांति से बिल्कुल रहे नेचर के साथ, हम डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें इकोलॉजी में। एम ये होना चाहिए कि हमारे एक्शन का जो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाला ना हो। हमें अपने डिमांड्स को मेंटेन करना है और नेचुरल रिसोर्सेज का सप्लाई भी अच्छे से बना रहे, इसका ध्यान रखना है। Sustainable development. The concept of sustainable development received its first major international recognition in 1972 at the UN Conference on the Human Environment in Stockholm. The sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. तो वही है, देखो कि इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि आज ही बर्बाद ना हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। Brundtland Report, our common future, published in 1987 by the World Commission on the Environment and Development. Sustainable development focuses on long-term integrated approach to develop healthy, social and economically viable society. Aim is to inculcate the value of self-resistance among the people to save natural resources for everyone. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि हम लोग अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। नो पॉवर्टी होता है कि भाई पूरी दुनिया में हर तरीके की पॉवर्टी, गरीबी होती है, हर तरीके की गरीबी ख़त्म हो जाए। ज़ीरो हंगर यानी कि हर किसी के पास फूड सिक्योरिटी हो, न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए हो। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट लाइफ अच्छी रहे और हर किसी का वेलबींग रहे। गुड क्वालिटी एजुकेशन कि भाई अच्छी एजुकेशन सबको मिले, है ना, कोई किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, ऐसा नहीं। जेंडर इक्वालिटी यानी कि विमेन, गर्ल्स के पास भी राइट्स होने चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ पीने का पानी और आसपास स्वच्छता रहे। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी। अफोर्डेबल यानी कि एनर्जी है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबके अधिकार में आनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, वो पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्री ना बन जाए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। हर किसी को काम करने के लिए मिले, काम करने जो वो काम कर रहे हैं उसके सही पैसे मिले और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जैसे कि अच्छी रोड्स बने, अच्छी इंडस्ट्रीज़ बने, इनोवेशन से हो, एनवायरनमेंट को बर्बाद करके ना हो। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी कि भाई अलग अलग देशों में या अलग अलग रीजन्स में अमीर गरीब या फिर किसी भी तरीके की भेदभाव या असमानताएं ना हो। आर्ट्स एंड वन यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आर्ट्स and U of sustainability. In our daily life, we can contribute to create a sustainable society by following 4 R's: refuse, reduce, reuse, recycle, upscale. Refuse का मतलब होता है not to use products that मतलब बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें जो एनवायरनमेंट को हार्म करें। रिफ्यूज़ कर दें, ऐसे प्रोडक्ट को मना कर दें कि हम नहीं यूज़ करेंगे जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। रिड्यूस, टू मिनिमाइज यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मे कॉज हार्म टू एनवायरनमेंट, ऐसे प्रोडक्ट को हम ना इस्तेमाल करें जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। रीयूज़ करें एज़ फार एज़ पॉसिबल ताकि वेस्ट जनरेशन ना हो, तो दोबारा चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि वेस्ट ना जनरेट हो। आफ्टर रीयूजिंग द प्रोडक्ट वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल इट एज़ फार एज़ पॉसिबल, तो फिर आपने रीयूज़ कर लिया है तो दोबारा से रिसाइकल भी कर सकें। अपस्केल, any product that is not suitable can be upscaled with creativity and innovation. It gives a new look to the old product and makes it look desirable. तो अगर यूजेबल नहीं है तो उसको अपस्केल कर दो कि कुछ और उससे बेटर बना दो कि ताकि वो दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो आर्ट्स एंड वन यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो ये हम लोगों का हो गया ग्रीन स्किल वाला पार्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।
वेलकम बैक टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल तो भाई चैट जीपीटी और आप लोग इतने सारे शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं जो कम्प्लीटली एआई से बनाए गए हैं। उसमें पर्सन बैठ करके बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ना वो बोल रहा है, कुछ नहीं, बेसिकली सारा का सारा काम एआई कर रही है। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? सबसे पहले तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज इफेक्टिवली। आपने कोई चीज़ सीखी, फिर उसको आपने समझा और समझने के बाद आपने उस नॉलेज को अप्लाई भी कर दिया इफेक्टिवली, यही होती है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या हो गए? तो लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेटियल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अब ये ना इम्पॉर्टेंट है कि इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है। तो इंटेलिजेंस तो हमें समझ में आ गया कि हमारी सीखने की एबिलिटी, हमने सीख लिया, समझ लिया। अब सीख और समझ के क्या करोगे? उस नॉलेज को आपने अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपने सीखा, आपने समझा और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीख समझकर उस नॉलेज को अप्लाई भी कर दिया, यही इंटेलिजेंस है। तो ये कि इंसान ही इंटेलिजेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो जाता है कि आप वो काम इंसान नहीं कर रहा है, वो एक मशीन काम कर रही है आर्टिफिशियली, है ना। जैसे बॉट्स वगैरह होते हैं। तो इंटेलिजेंस के टाइप होते हैं लॉजिकल, जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, मैथमेटिकल स्किल्स हो गई, ये लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वर्बल प्रोफिशिएंसी, मतलब आप अपनी बात को कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। स्पेटियल इंटेलिजेंस होती है विजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड स्पेसेस की, कोई सर्कल है या फिर कोई भी स्पेस है, आप उसको कितना, जैसे ज्योमेट्री, कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, वो स्पेटियल इंटेलिजेंस हो गई। इंटरपर्सनल, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, तो इंटरपर्सनल हो गई कि आपकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, आप दूसरों के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं, दूसरों के इमोशंस को आप कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, ये होती है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंट्रापर्सनल होती है सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन, मतलब देखो इंटरपर्सनल हो गई दूसरों की भावनाओं को समझ पाना, इंट्रापर्सनल हो गई आप अपने आप को कितना समझते हैं, आप अपनी भावनाओं को, अपने खुद के इमोशंस को कितना समझते हैं, ये होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पर बहुत ही बार आती है भाई, बहुत ही बार, 9th और 10th तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। अब कुछ MCQ के थ्रू हम लोग ना इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। What does इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रेफर टू? हमने देखा ना इंट्रापर्सनल सेल्फ के बारे में है ना, आपके खुद के बारे में है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या हो गई? सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि आप अपने आप को कितना बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, ये हुई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। Which type of intelligence involve problem solving and mathematical skill? प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैथमेटिक्स की बात आ रही है, तो हमेशा वहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल होगा, है ना। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिकल स्किल्स, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है इन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस प्रोफिशिएंसी इन विच एरिया इज एम्फेसाइज्ड। तो लिंग्विस्टिक में आप लोगों को वर्बल कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, है ना। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तो लिंग्विस्टिक का मतलब ही लैंग्वेज होता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होगी कि आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और व्हाट डज स्पेटियल इंटेलिजेंस फोकस ऑन? स्पेटियल यानी कि कोई भी चीज़ जो स्पेस में होती है, तो विजुअलाइजेशन एंड शेप्स। तो हमने देखा था ना, यहाँ पर देखिए स्पेटियल में क्या आता है, जो आप चीज़ विजुअलाइज कर पा रहे हैं, शेप्स कौन सी हैं स्पेस की, तो विजुअलाइजेशन एंड शेप्स। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद अदर्स। दूसरों की बात करी जा रही है ना, तो यहाँ पर इंटर है, ठीक है, INTER। अपनी बात करिए तो इंट्रा है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अगर आप दूसरों से
कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इफेक्टिवली। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व विजुअल इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड स्पेसेस। तो भाई ये क्या है, स्पेटियल इंटेलिजेंस ही तो हुई, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, विजुअल, आंखों से देख रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं शेप्स को और स्पेसेस को, तो स्पेटियल इंटेलिजेंस यहाँ पर हमारी आ जाएगी। अब असर्शन एंड रीजनिंग के थ्रू भी सेम ही क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। इंट्रापर्सनल, इंट्रा, ठीक है, दूसरे की बात हो रही, सॉरी अपनी बात हो रही है, यहाँ पर देखो इंटर दूसरे के साथ है, इंट्रा अपने साथ है, अपने इमोशंस को समझना। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड वंस इमोशन। अपने बारे में समझना इंट्रापर्सनल होता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ असेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्कुल सही बात है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाना है, आप अपने आप को समझेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे, तभी तो उन इमोशंस को आप व्यक्त कर पाएंगे, किसी और को बता पाएंगे, राइट। सेकेंड है स्पेटियल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस विजुअल एंड अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड स्पेसेस। देखो स्पेटियल, स्पेस के बारे में इंटेलिजेंस, आप स्पेस को देख रहे हैं, शेप्स को देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ क्रूशियल फॉर मैथमेटिकल स्किल्स। हाँ देखो शेप्स हैं, स्पेस को समझ पा रहे हैं, तो मैथमेटिकल स्किल के लिए भी आपको ज़रूरत इनकी पड़ती है, तो दोनों करेक्ट हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड वर्बल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज में आप कितना अच्छे हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशंस, नहीं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी तो आप दूसरे को अपनी बात अच्छे से समझा पाएंगे। इमोशंस अगर आप लोगों को किसी के समझने हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको इंटरपर्सनल स्किल चाहिए होंगी, दूसरे के इमोशन समझने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स, और अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए लिंग्विस्टिक और इंट्रापर्सनल। ये हो गया असर्शन रीजन। अब हम लोग थोड़े से ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन। तो भाई इंट्रापर्सनल जो है ये इंटेलिजेंस अगर होगी तो आप सेल्फ अवेयर होंगे और अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, तो ये फॉल्स हो गया। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्राइमरीली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद अदर्स, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल जो स्किल्स हैं, मैथमेटिकल स्किल्स तो आप लोगों को क्या कर रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेटियल में हेल्प कर रही हैं, बट लैंग्वेज वाला ये नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। स्पेटियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व विजुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग शेप एंड स्पेसेस, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है ना, स्पेटियल स्पेस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज क्रूशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है। इंट्रापर्सनल तो अपने को समझने के लिए होता है। शॉर्ट आंसर जो हैं वो देख लेते हैं, एक ही है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इन टुडेज डिजिटल कम्युनिकेशन एरा, प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब आप अपनी भाषा से किस तरीके से दूसरे को अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। और आज का जो डिजिटल कम्युनिकेशन का एरा है, इसमें ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किस तरीके से यूज़फुल है ये भी बताना है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इन डिजिटल कम्युनिकेशन। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होल्ड्स इमेंस इंपॉर्टेंस इन टुडेज डिजिटल कम्युनिकेशन एरा. It involves deep understanding of language, words, communication, which is fundamental for effective online interaction. आप कोई पोस्ट लिख भी रहे हैं तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्जाम्पल के लिए कंटेंट क्रिएशन. Linguistic intelligence is crucial in creating compelling content for website, blogs and social media platforms. It helps in crafting engaging and persuasive messages to अट्रैक्ट एंड रिटेन ऑनलाइन ऑडियंस. तो आप जितना अच्छा लिखेंगे आपके ब्लॉग पर, आपकी पोस्ट पर, आपके इंस्टा पर, आपके यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, जितनी बेटर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी. क्लियर कम्युनिकेशन मतलब कि आप कितना क्लैरिटी से अपने मैसेज को दूसरे को समझा पा रहे हैं. In digital world, clarity of expression is vital, यानी very important. People with linguistic intelligence excel in crafting clear, concise and persuasive messages. बिल्कुल साफ, कम शब्दों में और
परजुएसिव यानी कि दूसरे को मनाने वाले वो मैसेजेस भेज पाते हैं, विच इज़ असेंशियल फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, चैटबॉट्स एंड चैट इंटरफेसेस। आप दूसरे को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं अपनी बात से, ये भी तो वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है ना। तो इसलिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आज के डिजिटल कम्युनिकेशन के एरा में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने देखा AI का थोड़ा सा पार्ट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।